मिर्जापुर गांव में रामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार घनश्याम आता है। ए रामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। पुष्पा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, अमर ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वह आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद रामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे रामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर रामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये रामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि रामलाल के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले यह दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी रामलाल जी को देने आया हूँ। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है।
और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये रामलाल तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही रामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से अमर के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर यह कैसी परीक्षा ले रहा है। अमर ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। पुष्पा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुष्पा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो पुष्पा की ओर देखता है और पुष्पा को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिवंश राय का बेटा हूँ। मेरा नाम रोहन है। अरे बेटा रोहन, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल में जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको रोहन बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की रानी दिखाई देती है। पुष्पा वहां से जा चुकी होती है। अरे रोहन बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है।
अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा, जाने दीजिए, छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं। रोहन बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है रोहन बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी रोहन बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था? उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन रोहन के माता पिता और रोहन जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। अरे घनश्याम, रोहन की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल रोहन को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वह 5 वर्ष की थी। तभी घनश्याम अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा रानी, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही रानी बाहर आती है, रोहन उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उसे दिन देखा था, यह वह लड़की नहीं है। वह लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो रोहन बाबू? आपने उसे दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए। ये वही लड़की है जो उसे दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने गुलाबी रंग के सलवार सूट में एक लड़की को देखा था। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं रोहन बाबू ने उसे फटीचर रामलाल की लड़की पुष्पा को तो नहीं देख लिया?
उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद रोहन बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके रामलाल और उसकी पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि रोहन बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है रोहन बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। रोहन, तुम यह क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें घनश्याम की लड़की पसंद आई है और हमें घनश्याम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और रानी में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उसे दिन कुएं पर देखा था। चलो घनश्याम, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं हरी, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसे लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर हरी और रोहन अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर हरी अपने लड़के रोहन से बोलता है। अरे रोहन, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त घनश्याम को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह घनश्याम जी की लड़की नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उसे दिन देखा था। पर रोहन, बात वह नहीं है। बात ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है और तुम कहाँ किसी लड़के की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं रानी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। अगर 7 दिन में तुमने उसे लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें घनश्याम की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। रोहन बाबू को इस पूरे गांव में उससे फटीचर रामलाल की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहाँ वह भिखारी की लड़की और कहाँ मेरी बेटी। उन्होंने उसे भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वह पुष्पा कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले रोहन बाबू दोबारा यहाँ आए, उससे पहले मैं रामलाल को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, रामलाल को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वह मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। मैं कल ही जाकर उसे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूँ। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा और मैं उसे कर्ज न लौटने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर हड़प लूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। दूसरे दिन घनश्याम रामलाल के घर जाता है और बोलता है,
रामलाल बाहर आओ। बोलिए जमादार जी। रामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरे सारा कर्जा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमादार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहाँ से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर पुष्पा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते पुष्पा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम पुष्पा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, पर मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर पुष्पा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर पुष्पा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से पुष्पा के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। रामलाल बोलता है, पुष्पा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर रामलाल पुष्पा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, और यहाँ पुष्पा घर पहुंच जाती है। तभी रोहन पुष्पा को ढूंढते ढूंढते रामलाल के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा आप ठीक तो हो ना? रोहन रामलाल को वो उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी पुष्पा को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गई।
कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपका घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक रोहन रामलाल को लेकर पुष्पा के घर के अंदर आता है और जैसे ही रोहन की नजर पुष्पा पर पड़ती है, पुष्पा को देखकर रोहन को धक्का लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। ये ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे घनश्याम की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब रामलाल अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। ये सुनकर रोहन बोलता है, बाबा, वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वह आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहाँ जंगल में हो क्यों होते। ये सुनकर रोहन को धक्का सा लग जाता है। रोहन बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन रोहन अपने आदमी को लेकर रामलाल के घर आता है और पूछता है। वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वह पैसे रामलाल नाम के आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम रामलाल है और मैंने वह सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। पूरे गांव में पता करो कि वह पैसे तुमने किस दिए और मुझे जल्द से जल्द वह इंसान चाहिए जिसके तुमने वह पैसे दिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम रामलाल नहीं घनश्याम है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो रामलाल है
और सारे पैसे मुझे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा! मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन मन ही मन सोचता है। अच्छा, तो यह बात है। अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर पुष्पा के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की रानी से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जमींदार को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर रोहन अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उसे आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि ये रामलाल है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। ये सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह रोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, यह सब आपने किया है? मुझे तो यकीन नहीं होता आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है अमर के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, पुष्पा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और पुष्पा और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी हरिवंश राय वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर रोहन और उसके पिताजी पुष्पा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से पुष्पा का हाथ भी मांगते हैं।